हेलो दोस्तों, क्या हम सच में ऐसी स्थिति में हैं जहां लोकतंत्र खतरे में है या भारत पर तानाशाही का खतरा मंडरा रहा है? हाल ही में इंडिया अलायंस रामलीला मैदान में एकत्रित होकर जोर-जोर से देश के लोकतंत्र को खतरा बताती है और वहीं बहुत से स्पोक्सपर्सन, एंकर और यूट्यूबर देश का झुकाव तानाशाही की ओर है, ये कहते हुए नजर आते हैं। कुछ दिन पहले ही यूट्यूबर ध्रुव राठी ने एक वीडियो डाली जिसमें देश पर तानाशाही को खतरा बताया और सबको एकजुट होकर इस तानाशाही के अगेंस्ट आने के लिए कहा। सवाल फिर से वही है, क्या देश तानाशाही की ओर झुकता जा रहा है? आइए देखते हैं। सबसे पहले ये जानते हैं कि किसी भी देश में तानाशाही शासन कैसे लागू हो जाती है। जागरण जोश के एक आर्टिकल से हमने जाना 2020 के बाद 8 कंट्रीज में तानाशाही शासन आ गई। दो तरह से एक लोकतंत्र देश में तानाशाही शासन आ जाती है। फर्स्ट ये हो सकता है कि कोई भी इलेक्टेड गवर्नमेंट को कुछ संस्था द्वारा ओवरथ्रो किया जाए। ये संस्था टेररिस्ट ग्रुप हो सकती है, विपक्ष हो सकती है या फिर मिलिट्री हो सकती है, जिसका उदाहरण है म्यांमार, जहां जनरल कमांडर मिंग होंग हाइंग ने ऑंग संग को सत्ता से बेदखल कर दिया और हाल में अफगानिस्तान को टेररिज्म ग्रुप ने अफगानिस्तान के डेमोक्रेटिक कंट्री को डिक्टेटरशिप में बदल दिया। सेकंड ये हो सकता है दोस्तों कि डेमोक्रेटिक इलेक्टेड पर्सन ही खुद को तानाशाह घोषित कर दे, जैसा जर्मनी में एडोल्फ हिटलर ने किया था। हमें बचपन से सिखाया जाता है डेमोक्रेसी के 4 पिलर्स होते हैं। पहला लेजिस्लेटिव, दूसरा एग्जीक्यूटिव, तीसरा जुडिशरी और चौथा जर्नलिज्म। हमें ये अक्सर सुनने को मिल जाता है लोगों द्वारा कि मोदी जी ने सब खरीद रखा है। बोला जाता है ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट का मोदी जी गलत इस्तेमाल कर रहे हैं। जजेस अपना फ़ायदा देख रहे हैं, विधायक को डराकर धमकाकर खरीदा जा रहा है तथा मीडिया बिक गई है। क्या ये सच है? आइए एनालिसिस करते हैं। भारत के इतिहास में पहली बार 12 जनवरी 2018 को 4 सीनियर जजेस ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी। ये जज थे जे चलमेश्वर, रंजन गोगोई, मदन बी लोकुर और न्यायमूर्ति कुरियन जोसेफ। इन चारों ने उस समय के चीफ जस्टिस दीपक मिश्रा के खिलाफ आरोप लगाया था। इन्होंने आरोप लगाया कि जो पॉलिटिकल केसेस आते हैं वो ऐसे जजेस को देते हैं जो फेवरेबल डिसीजन दे सकें। इन चीज़ों की हद तब हो गई जब जस्टिस लोया का केस किसी ऐसे बेंच को दे दिया गया था जो फेवरेबल डिसीजन देते थे। कोलकाता के एक्स हाई कोर्ट जज अभिजीत गंगोपाध्याय मार्च 2024 में बीजेपी ज्वाइन कर लिए। 22 मार्च 2024 को ईडी के कुछ अधिकारियों ने पूछताछ का हवाला देकर अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार कर लिया। एक सिटिंग सीएम को महज 4 सरकारी गवाहों के बयानों के बिना पर अरेस्ट कर लिया गया, जिसमें से एक थे शरत रेड्डी। 10 नवंबर 2022 को शरत रेड्डी ने कहा वो केजरीवाल से कभी नहीं मिला। इसके बाद ईडी ने उसे अरेस्ट कर लिया। गिरफ्तारी के 5 दिन बाद यानी 15 नवंबर 2022 को शरत रेड्डी बीजेपी को 5 करोड़ का बॉन्ड खरीदकर चंदा दिया और 6 महीने 8 बयानों के बाद अपना बयान बदला और बदले में उसे जमानत मिली। 8 नवंबर 2022 को रेड्डी ने 50 करोड़ चंदा बीजेपी को फिर से दिया। इसी तरह आम आदमी पार्टी के सत्येंद्र जैन, मनीष सिसोदिया और संजय सिंह भी लीकर केस में जेल गए थे। संजय सिंह को 6 महीने जेल के बाद सुप्रीम कोर्ट से बेल मिल गई। यूपीए के लास्ट 10 साल के रूल में 26 पॉलिटिकल लीडर को ईडी ने प्रॉब किया था, जिसमें से 14 लीडर विपक्ष के थे। वहीं मोदी रूल में 122 पॉलिटिकल लीडर इन्वेस्टिगेट किए गए थे, जिसमें से 116 अपोजिशन से है। ऐसे ही सीबीआई में 95% इन्वेस्टिगेशन अपोजिशन का रहा मोदी कार्यकाल में। साथ ही ये इन्वेस्टिगेशन ऐसे होते हैं जिसमें अगर कोई करप्ट लीडर अपोजिशन में होता है तो उस पर कार्रवाई होती है, लेकिन वो जैसे ही बीजेपी ज्वाइन करता है तो उन पर से सारे इन्वेस्टिगेशन हट जाते हैं। जिनमें है जनार्दन रेड्डी, जिन पर 35,000 करोड़ का घोटाला है, नारायण राणे लैंड घोटाला, हेमंत विश्व शर्मा शारदा घोटाला, शुभेंद्र अधिकारी शारदा घोटाला, प्रफुल्ल पटेल एयर इंडिया घोटाला, रघुवीर दास टी शर्ट घोटाला, हसन मुशर्रफ 1500 करोड़ घोटाला, अजित पवार इरिगेशन घोटाला, पेमा खांडू 2000 करोड़ घोटाला। पर इन पर
ईडी का इन्वेस्टिगेशन हट गया है। खुद बीजेपी के बड़े-बड़े होर्डिंग्स लगे हुए हैं सड़कों पे, टीवी पर ऐड आ रही है जिसमें मोदी जी की गारंटी मिल रही है। पर वहीं विपक्ष को आईटी की तरफ से नोटिसेस मिल रही हैं, बैंक अकाउंट फ्रीज कर दिए गए हैं उनके। ये सब कार्यवाही इलेक्शन के टाइम पर होने की वजह से गवर्नमेंट पे उंगलियां उठ रही हैं। कानूनों को बदला जा रहा है। अरुण गोयल जो कि इलेक्शन कमिश्नर थे, उन्होंने 9 मार्च को अपना रेजिग्नेशन दे दिया, जबकि उनका टेन्योर 2027 एंड में एंड होना था। 15 जून 1949 को जब संविधान बन रहा था, सिब्बन लाल सक्सेना ने आर्टिकल 289 पर चर्चा पे कहा था, कुछ पार्टी जो सत्ता में होंगी और जो अगला चुनाव जीतना चाहती होंगी, वो अपने हिसाब से चीफ कमिश्नर को चुन लेगा। इसलिए उस समय ये निर्धारित किया गया कि इलेक्शन कमिश्नर को 3 लोग मिलकर चुनेंगे। पहला देश के प्रधानमंत्री, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया और अपोजिशन का एक सदस्य। पर मोदी रिजाइम में ये कानून भी बदल गया। चीफ जस्टिस की जगह एक केंद्रीय मंत्री को दे दी गई जो प्रधानमंत्री चुनेंगे। मीडिया पर आए दिन सवाल उठते ही रहते हैं। जहां मीडिया और विपक्ष परस्पर चला करती थी, जिसे सरकार से निष्पक्ष होकर सवाल करने चाहिए, वह प्रधानमंत्री से ये पूछती है कि आपके जेब में कितने पैसे रहते हैं, आप पैसे लेकर चलते हैं या नहीं, आप आम चूस कर खाते हैं या काट कर। तो आप समझ सकते हैं मीडिया का स्तर आज के दौर में क्या है। पत्रकार जो कोई पूछते भी हैं तो उनका शो टेलीकास्ट में कुछ इशू आने लगता है या तो फिर उन्हें चैनल से निकाल दिया जाता है। आखिर में बची जनता, जो कोई अपने हक के लिए खड़े होते हैं, उन्हें फर्जी केसों में फंसाकर जेल भिजवा देना। जिस जनता ने उन्हें चुना, उनसे विरोध प्रदर्शन का हक छीन लेना, किसान पर टीयर गैस चलाना, दिल्ली बॉर्डर पर किसानों से आतंकवाद जैसा बिहेव करना। हाल ही में हो रहे लेह लद्दाख में प्रदर्शन को रोकने के लिए वहां सेक्शन 144 लगा दी गई। कुछ लोग इंटरनेट के माध्यम से ये खबर दुनिया में फैला रहे थे, उसके लिए इंटरनेट वहां पे बंद कर दिया गया। अन्य पार्टी के प्रति व्हाट्सएप के जरिए बीजेपी आईटी सेल द्वारा गलत इन्फॉर्मेशन फैलाना, हर भाषण में आधे से ज़्यादा बात झूठ बोलना। आज के भारत के युवा को ही ब्रेन वॉश किया जा रहा है। टीवी के जरिए धर्म के खिलाफ भड़काया जा रहा है, जाति के खिलाफ बोलकर। आज भारत में रोजगार नहीं है, महंगाई की अभी वैसी ही है मार। क्या कर लिया आकर भाजपा सरकार, रुपया का मूल्य गिरता जा रहा है। ये ऐसे नहीं होता मित्रों, मैं शासन में बैठा हूं, मुझे मालूम है इस प्रकार से रुपया इतनी तेजी से गिर नहीं सकता। अरे ये नेपाल का रुपया नहीं गिरता है, बांग्लादेश की करेंसी नहीं गिरती है, पाकिस्तान की करेंसी नहीं गिरती, श्रीलंका की करेंसी नहीं गिरती। क्या कारण है हिंदुस्तान का रुपया पतला होता जा रहा है? ये जवाब देना पड़ेगा आपको, देश आपसे जवाब मांग रहा है। पेट्रोल महंगा हो गया है, सिलेंडर, राशन सब महंगी हो गई है। रोजगार है नहीं, किसान सड़क पर हैं, जिन्हें आतंकवाद तक कहा जाने लगा। चीन अपने पैर पसार रहा है, मणिपुर जल रहा है। तो आप खुद सोचिए, आपने वोट दिया था, क्या ऐसे देश की कल्पना किया था आपने जहां कोई आवाज़ नहीं उठा सकता? विपक्ष को खरीदकर या डराकर सरकार बनाई जाती है, तो ये तानाशाही की तरफ झुकाव नहीं तो और क्या है। अब की बार आप चुनाव में वोट करें तो अपने हक के लिए करें। रोजगार, महंगाई, सुरक्षा के टॉपिक पर वोट करें। सरकार का काम ये देना है। पिछले वादों के पूरे होने का आधार पर वोट दें, क्योंकि राष्ट्र सबसे ऊपर है, राष्ट्र से ऊपर धर्म भी नहीं है।